मैं वाल्मीकि पांडे, डीएवी स्कूल जद्दूपुर, हिंदी शिक्षक। आज मैं इस घंटी में यह बताना चाहता हूँ कि व्याकरण क्या है और व्याकरण की जानकारी क्यों जरूरी है। उस व्याकरण में एक बिंदु हम आपके सामने रखते हैं, उपसर्ग। हम यह जानते हैं कि लोक रंजन के लिए हमारे पास कोश होना अति आवश्यक है। चाहे वह धन का कोश हो, चाहे बुद्धि का कोश हो, या शब्द का कोश हो, या ज्ञान का कोश हो। यह कोश जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में कोश मेरे पास होना अति आवश्यक है। और कोश तभी हो सकता है जब हम उसका उत्पाद करें, उसका निर्माण करें। तो आइए हम आज शब्द निर्माण के बिंदु को ध्यान में रखकर आज उपसर्ग बताने जा रहे हैं, उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास शब्दों का कोश नहीं होगा तब तक हमारी भाषा सुंदर, लच्छेदार, सुसज्जित और आकर्षक नहीं हो पाएगी। इस भाषा को सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए हमें शब्द निर्माण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए आज हम उपसर्ग पर चलते हैं। उपसर्ग है क्या? उपसर्ग किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द को नवीन अर्थ प्रदान करता है। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द के आरंभ में जो शब्दांश जुटता है और उस शब्दांश के जुटने के कारण उसके अर्थ में नवीनता आ जाती है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को नवीन रूप दे देता है। अब देखिए, हिंदी भाषा में उपसर्ग 3 प्रकार के आते हैं जो हिंदी वाङ्मय में उपयोग किए जाते हैं। पहला संस्कृत के, दूसरा हिंदी के और तीसरा आगत। आगत में विदेशक भाषा जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू इत्यादि ये शब्द जो हैं, ये इनके भी उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा में जुड़ते हैं और उनका उपयोग हमारी भाषा में की जाती है। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम संस्कृत के उपसर्ग बताते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? पहले तो वरदराज ने उपसर्गों की संख्या 22 बताई थी, लेकिन अब उन शब्दों में कुछ नए ऐसे शब्दांश जुट करके शब्द को परिवर्तित करते हैं, शब्द के अर्थ को नवीन बनाते हैं। इसलिए उन शब्दांशों को भी हम उपसर्ग की श्रेणी में रख लिए हैं। तो आइए हम आपको उपसर्ग दिखाते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दूर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, शु, उत, अभि,
प्रति परि ऊपर। इसके अलावा अन ची कु वहिस पर परा पूरा प्राक प्रादुर पूरस सक सम स्व स्वयं सह इत्यादि उपसर्ग है। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं प्राय, और इन उपसर्गों को हम जोड़ करके एक नवीन अर्थ देते हैं शब्दों का। जैसे उदाहरण के लिए यह प्राय शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और जुड़कर पहले जो शब्द का अर्थ है उस शब्द को अर्थ को परिवर्तित करके एक नया अर्थ देते हैं। एक ही साथ किसी किसी शब्द में बहुत सारे प्रत्यय जुड़ते हैं, एक दो भी प्रत्यय जुड़ जाते हैं और उनके जोड़ने के बाद उनका एक नवीनतम रूप होता है और एक नवीन अर्थ वह प्रदान करता है। अब हम दिखाते हैं ये कैसे जुड़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में ये शब्दांश जुड़ते हैं जिन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और इस उपसर्ग के माध्यम से हम नया नया शब्द का निर्माण करते हैं और हमारे शब्द को वे हमारे भाषा में आकर एक नया आकर्षण पैदा करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया कर्म शब्द है, कर्म शब्द है, इसके पहले मैंने अ उपसर्ग जोड़ा, बना अकर्म। अ उपसर्ग को जोड़ा, अकर्म बन लिया। उपसर्ग को हम इस तरह दिखा देते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द। ये मूल शब्द हुए, ये उपसर्ग हुए, इसको हम जोड़ दिए, बना अकर्म। इसी कर्म में हम दूसरा उपसर्ग देखिए जोड़ते हैं, शु प्लस कर्म, बना शुकर्म। इसमें इसी कर्म में मैंने तीसरा उपसर्ग भी जोड़ सकता हूं, एक नया शब्द बना सकता हूं। तीसरे उपसर्ग को जोड़कर अब यहां पर इस ता के बदले में मूर्धन्य सा हो गया है, तो ये संधि के नियम लग करके इस का परिवर्तन हुआ है।
उपसर्ग जोड़कर दिखा देते हैं। इस तरह से एक ही शब्द में भिन्न भिन्न उपसर्गों को जोड़कर भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं और उनका एक नवीन अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह हम इसका उपयोग करते हैं, परंतु ध्यान रहे एक शब्दांश स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रयोग किए नहीं जाते, इनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता है। ये सार्थक तभी होते हैं जब एक किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं। जैसे शून्य का कोई अर्थ नहीं होता, शून्य की कोई संख्या नहीं है, परंतु जब वह किसी अंक के साथ और जुड़ता है तो उसका अर्थ 10 गुना बढ़ जाता है। तो वैसे ही इस शब्दांश के कोई अर्थ नहीं होते, इन शब्दांशों के कोई अर्थ नहीं होते, परंतु जब वे किसी शब्द में जुड़ते हैं तो इनका अर्थ एक प्रबल हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। इस उपसर्ग का 3 काम है। एक काम यह है कि ये किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। दूसरा, उनको अर्थ में एक नवीनता और मजबूती ला देते हैं। तीसरा, उस शब्द को सुडौल बना देते हैं। 3 काम ये उपसर्ग करते हैं। तो ध्यान रहे कि हमें उपसर्ग याद करना अति आवश्यक है और उपसर्ग के याद करने से ही हमारे पास शब्दों का कोश बनेगा और शब्दकोश बनने के बाद ही हम अपनी भाषा को लच्छेदार, आकर्षक, एक तरह के सुंदरतम अपनी भाषा को बनाने के लिए हम इन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे उपसर्ग पर। उपसर्ग तो हम अ का भी दिखा दिए, सु का भी दिखा दिए, निस का भी दिखा दिए, भी का भी दिखा दिए। अब दूसरे शब्द पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए गम, गम माने जाना होता है, गमन करना। अब बनेगा अगम, सु के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा सुगम। आप गम के साथ हम दुर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा दुर्गम। गम के साथ नीर का उपसर्ग करेंगे बन जाएगा निर्गम। इस तरह से हम उपसर्गों के माध्यम से नए नए शब्द बना सकते हैं और अपने भाषा की माला में पिरो सकते हैं। अब इस तरह से आप सब इन उपसर्गों को पहले याद करें और प्रत्येक उपसर्गों से एक एक शब्द बनाने का हर संभव प्रयास करें। अब इसके बाद हम अगली कड़ी में आपको हिंदी के उपसर्ग बताएंगे और हिंदी के उपसर्ग बता करके उनका उपयोग भी ऐसे ही होगा, लेकिन वे हिंदी के उपसर्ग होंगे। उसके बाद आगत उपसर्ग भी हम आपको बताएंगे। आगत उपसर्ग कौन कौन से हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, इसका हम चर्चा आगे की घंटी में करेंगे।
इस तरह आप प्रत्येक शब्दों से, प्रत्येक उपसर्ग से एक नए शब्द बनाएं और नए शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करके वाक्यबद्ध करें। धन्यवाद।